इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में हुआ WSDM 2025 और 20वें USSTC का आयोजन। विज्ञान और आपदा प्रबंध पर विशेषज्ञों ने किया योगदान। उत्तरकाशी के बरकोट में रवई सरसोत्सव की संध्या, लोक संगीत से गूंजा पंडाल। रेशमा शाह और रजनीकांत सेमवाल ने मनाया कार्यक्रम। रायपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक घायल दूसरा गिरफ्तार, 7 गौवंश बरामद। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल रन के लिए खुला, यात्रा समय 6.5 घंटे से घटकर केवल 2.5 घंटे होगा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भारत के समस्त राज्यों से आए विद्यार्थियों ने नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से इस अधिवेशन में भाग लिया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी भव्य बन गया। अधिवेशन की यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और देहरादून वासियों ने फूल बरसाकर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इस भव्य रैली की शुरुआत परेड ग्राउंड से हुई और रूट के माध्यम से सर्वे चौक, राजपुर रोड, घंटाघर, दर्शनलाल चौक और प्रेस क्लब तक पहुंची, जो कार्यक्रम का समापन हुआ। देहरादून में ABVP द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री भगवंत सिंह मकवाना भी मौजूद रहे और उन्होंने छात्रों के जोश और देश के लिए उनके योगदान की सराहना की। अधिवेशन के दौरान युवाओं ने देशभक्ति, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिससे इसका उद्देश्य और भी स्पष्ट हुआ। इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों को एक मंच दिया, बल्कि स्थानीय जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह का माहौल तैयार किया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। देखिए पल्स 24 से प्रेमचंद की यह रिपोर्ट। देखिए, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देश भर से प्रतिनिधि देहरादून में अधिवेशन में आए हुए हैं। आज उनके द्वारा जो पदयात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, अनुसूचित समाज की ओर से हम सब लोग यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए एकत्र हैं, क्योंकि ABVP एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। इनमें से अनेकों छात्र भविष्य में आने वाले समय में देश और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसी हम पीढ़ी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देने के लिए, अपने युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ABVP डायनामाइट का हमारा जो नारा है उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पर एक शानदार अधिवेशन हो रहा है। हम लोग सब अनुसूचित समाज के उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे। उन्होंने 370 का विरोध किया था और उसको मोदी जी ने हटाकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का काम किया है। तो ABVP के जो युवा कार्यकर्ता हमारे आज पद यात्रा में आ रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। और जगह जगह स्टॉल हैं। आज देहरादून में सब जगह 85 स्थानों पर ABVP के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके संगठन मंत्री आए हुए हैं, राष्ट्र के भी आए हुए हैं, प्रदेश के भी आए हुए हैं, विभिन्न प्रदेशों के संगठन मंत्री भी आए हुए हैं। तो
सभी का हम हार्दिक अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में करने के लिए बेताब हैं। अभी कुछ ही पलों में वो हमारे बीच एबीवीपी के हमारे कुछ महिला कार्यकर्ता देखिए अभी जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं वो निरंतर आ रहे हैं। तो सब जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और बहुत अच्छा एक हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 और 20वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ। इस आयोजन में उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए शोधार्थियों ने 500 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन में 20 से अधिक तकनीकी सत्र और 12 विशेष प्रौद्योगिकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपदा जोखिम वित्त, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कार्बन इकोसिस्टम, मीडिया की भूमिका, सिक्किम मॉडल और हिमालय कॉरिडोर विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना, साक्ष्य आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। विशेष रूप से वाटर कन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु, जल संस्थान और आपदा प्रबंधन के आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। सभी ने नदियाँ, मौसमी परिवर्तन और जल शासन से जुड़े महत्वपूर्ण विचार साझा किए। सम्मेलन में अवैध रेत खनन, हिमालय ग्लेशियरों में बदलाव और एकत्रित जल नीति जैसे विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। इसके अलावा मीडिया की भूमिका और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम ने विशेषज्ञों और शोधार्थियों को एक मंच पर लाकर आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया। उत्तरकाशी के बड़कोट में रवई शरदोत्सव संस्कृति एवं पर्यटन विकास मेले के चौथे दिन की संध्या लोक संगीत के नाम रही। उत्तराखंड की स्वर कोकिल रेशमा शाह और प्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने अपने मधुर सुरों और जोशीले गीतों से पंडाल को देर रात तक गूंजता रखा। रेशमा शाह की मीठी आवाज और पहाड़ी धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि रजनीकांत सेमवाल के उत्साही गीतों पर लोग थिरकने को मजबूर हो उठे। संध्या में भारी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और संगीत संध्या का भरपूर आनंद लिया। मेले का यह आकर्षण न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आए पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। उत्तरकाशी नगर पालिका द्वारा आयोजित रवई शरदोत्सव में प्रतिदिन आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला और पहाड़ी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जा रही है। मेले की भव्यता और सांस्कृतिक विविधता ने इसे राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल कर दिया। श्रोताओं और कलाकारों की तालियों के बीच यह संध्या सभी के लिए यादगार बन गई और मेले ने एक बार फिर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। पहले तो रवाई के जो लोग हैं सभी लोगों को बहुत बहुत रवाई महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से नगर पालिका बड़कोट ने इस रवाई महोत्सव का आयोजन किया है, इससे हमारी जो लोक संस्कृति है उसको संरक्षण, संवर्धन और उसका प्रचार प्रसार के लिए ये किया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इन मेलों से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो रूबरू होती है, वो जान सकती है कि हमारे जो लोकगीत हैं या लोक जीवन शैली है उसको हम किस तरीके से हम जीते हैं, हमारे पूर्वज जीते आए हैं। उसी तरीके से नई पीढ़ी तक जब हमारी यह लोक संस्कृति पहुंचेगी तो ये हमारा जो रवाई का कल्चर है या पूरे उत्तराखंड का कल्चर है वो आगे हमारे देश विदेश तक पहुंचेगा। और यही हम सब का कार्य है और हम सब का कार्य रहना भी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने कल्चर से जुड़े। भले वो आज की युग में डिजिटल युग आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम लोग अपने इन मेले थोलों से जुड़े रहते हैं, इसी वजह से हमें जुड़े रहना भी चाहिए ताकि हम वो भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कृति से जोड़े रखें। इसलिए ये मेले से हम जुड़े रहें। आप रवाई महोत्सव में पहुंचे हैं, कैसा आपको लगा, किस तरह का रहा कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को प्रणाम और नमन करती हूँ। और जो ये रवाई शरदोत्सव जो हो रहा है नगर पालिका की तरफ से,
तो हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम में थे और बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा एंजॉय किया। और इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। और जैसे नए जनरेशन, हमारे जो नए बच्चे हैं, उनको एक लगाव हो रहा है कि हमारा कल्चर क्या है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो मेले होते हैं, तो यहीं से हमारी एक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और एक परिचय जाता है। और खासकर ये रवाई घाटी यानी कि बड़कोट माँ यमुना जी की पावन भूमि है और मुझे इस भूमि से बहुत प्यार, बहुत बड़ा सम्मान मिला। और आज रात्रि में तो लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से आप लोग यहाँ उत्तराखंड के वरिष्ठ कलाकार और क्षेत्र के कलाकार, क्षेत्र की जो हमारी लोक संस्कृति है, इस मंच में जो लोग दिखा रहे हैं, तो यहाँ इससे हमारी संस्कृति बढ़ रही है। मैं आप सबको अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे रवाई घाटी हो, चाहे जौनपुर हो, हमारा जौनसार हो, चाहे वो कुमाऊं हो, हमारा उत्तराखंड में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे, इससे जो हमारी भूली बिसरी संस्कृति है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मेरी आप सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना प्यार जो जनता ने बड़कोट में दिया। मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश के रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी दरमा मार्ग पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जुआइल उर्फ जियाउद्दीन निवासी कुठैया गांव थाना कर्मा पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दूसरे तस्कर रिशु यादव निवासी नकबई गांव थाना घोरावल ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। तस्कर पिकअप वाहन के 7 गौवंशों को बिहार ले जा रहे थे, जिनमें पुलिस ने सुरक्षित मुक्त करवाया। इस मुठभेड़ में रायपुर थाना और माची थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस ने तस्करों से 315 बोर, 1 जिंदा मीस कारतूस, 1 खोखा, 1 9 mm कारतूस, पिकअप वाहन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। घटनास्थल पर पुलिस की सघन जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस की सतर्कता और तत्परता से 7 गौवंशों को सुरक्षित बचाया गया, जिससे पशु तस्करी का बड़ा मामला रोका गया। जियाउल उर्फ जियाउद्दीन, रिशु उर्फ विकास, 2 अभियुक्त एक पिकअप में गोवंश वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और दोनों बदमाश पकड़े गए। 1 तमंचा, 2 कारतूस और 7 राशि गोवंश पिकअप में बरामद हुए। घायल को तत्काल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेनी भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन चर्चा के लिए है, हंगामा करने के लिए नहीं। सांसद ने याद दिलाया कि 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस राष्ट्रपति के नेतृत्व में मनाया गया और यह सांसदों का दायित्व है कि वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होने के नाते सदन में कानून और नीतियों का विचार और सुझाव दें। जगदम्बिका पाल ने कहा कि हाल ही में एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, जबकि उनका असली उद्देश्य बिहार चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन किसी भी तरह की वोट की चोरी साबित नहीं कर पाया। सांसद ने साफ कहा कि विपक्ष को बिहार का जनादेश स्वीकार करना चाहिए और सदन को चर्चा के लिए चलने देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद का उद्देश्य हंगामा नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दे पर गंभीर चर्चा और समाधान खोजना है। देखिए, अभी 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व में मनाया गया। उस संविधान ने भारत के उस सर्वोच्च सदन में देश के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का है, जिसमें उनका दायित्व है कि चर्चा करें, सरकार के द्वारा लाए गए विधायी कार्य या कानून पे सुझाव दें, आलोचना करें, अपने क्षेत्र के ज्वलंत विषयों को उठाएं और हर विषय पे लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार रहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। लेकिन इसके बावजूद भी उस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से भी सदन का सत्र नहीं शुरू हुआ, चाहे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, आखिर एसआईआर का मुद्दा इन्होंने
बिहार के चुनाव में बनाया था और लगातार चुनाव आयोग पे आरोप कर रहे थे। और जब कहा कि 64 लाख वोट की चोरी, तो एक वोट की नहीं दिखा पाए कि कोई ऐसा वैध मतदाता जिसका नाम सूची से कट गया हो। और बिहार का जनादेश जो आया है वो SIR का मुद्दा, जिसमें 90 दिन राहुल गांधी, तेजस्वी इसी को मुद्दा बनाए थे। तो अब इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए। सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सदन होता है डिबेट के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिसीजन के लिए, न कि हंगामा खड़ा करना काम है। तो हम समझते हैं कि देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा उस लोकसभा के सत्र में लगता है, और जिस तरह से सदन में हर विषय पे चर्चा हो सकती है, उसके बजाय सदन को न चलने देना, ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। मुरादाबाद शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मुरादाबाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार दोपहर लगभग 3:30 बजे एक टेम्पो में सवार परिवार के लोग किसी शादी में जाने के लिए निकले थे। इस दौरान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर पुलिस की टीम तुरंत पहुंची और दुर्घटना स्थल की सुरक्षा और राहत कार्य में जुट गई। साथ ही बस और टेम्पो को जब्त कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बस चालक की तेज रफ्तार या सड़क की परिस्थिति दुर्घटना का कारण हो सकती है। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि सड़क पर सावधानी बरते और वाहन नियमों का पालन करे। देखिए 3:15 बजे के आसपास ये जो हाईवे है वहाँ रामगंगा पुल के पास थाना क्षेत्र खटगर में एक टेम्पो में कुछ सवारी एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से बस ने उसमें डैश कर दिया और उस एक्सीडेंट में जो लोग सवार थे उसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है। दुखद घटना घटी है। उसमें से 2 लोग इंजर्ड थे जिनको अभी यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। एक बच्ची है वो भी सीरियस है और एक जो उस परिवार के संभवतः मुखिया है उनकी अभी स्थिति ठीक है, वो डेंजर है। बाकी जो 5 लोग हैं उनको हम लोगों ने अभी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया हुआ है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस को हम लोगों ने, बस वहीं पे डैमेज थी, बस को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम आई है। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए इनका गांव अब्दुल्लापुर बताया जा रहा है। अब्दुल्लापुर कुंदरकी में है और ये लोग रफातपुर गांव में जा रहे थे जो थाना खटगर में। दिल्ली और देहरादून के बीच लंबे इंतजार के बाद दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रविवार रात 12 बजे से इस 210 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रविवार रात 12 बजे से इस 210 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ट्रायल आधार पर खोल दिया गया है। गीता कॉलोनी, फ्लाईओवर और खजूरी खास क्षेत्र में लगे बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं, जिससे वाहन निर्बाध रूप से दौड़ने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे के पूर्ण संचालन में आने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी अब मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। वर्तमान में यह यात्रा 4 से 6 घंटे तक लेती है। समय में आई इस भारी कमी से उत्तर भारत के पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर 2021 को आधारशिला रखी गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 11,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। दिल्ली खंड को पूरी तरह ऊंचे स्तर पर बनाया गया है, जो अक्षरधाम के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इससे राजधानी के भीतरी इलाकों में लगने वाली भारी जाम से स्थायी निजात मिलेगी। खासकर खजूरी, सोनिया विहार और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के व्यस्त मार्गों पर निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियां, तकनीकी जटिलताएं और प्रतिकूल मौसमी जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और अंतिम सुरक्षा एक तकनीकी जांच पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल रन के परिणाम संतोषजनक रहने पर बहुत शीघ्र ही प्रधानमंत्री या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद यह देश का एक और अत्याधुनिक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए पूरी तरह चालू हो जाएगा।
अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।